अच्छा, जो मैंने कल कराया था आप सबको याद है? थोड़ा सा कर ले, रिपीट कर ले। यस सर। अच्छा, दोस्तों विच Yes. आर दी फोर where where air can be lifted for the condensation process? वो कौन से चार तरीके हैं जिस कारण हवा ऊपर उठ के कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है, मींस क्लाउड फॉर्मेशन है, वो कैसे शुरू होगा? कौन कौन से चार तरीके हैं जैसे हवा या एयर अपलिफ्ट हो सकती है? साइक्लोनिक, ओरोग्राफिक, ओके, साइक्लोनिक, ओरोग्राफिक, वेरी गुड। कन्वेक्शनल। विच आर द टू? कन्वेक्शनल एंड फ्रंटल भी कह सकते हो आप एक। ठीक है, जिसमें मैंने आपको यस सर। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो डायग्राम से बना के दिखाई थी। ठीक है। अच्छा, विच इज दी कन्वेक्शनल रेनफॉल? क्या रहेगा उस केस में, कन्वेक्शनल रेनफॉल में? सर जब सनरेज से ग्राउंड है वो वार्म होता है, उसके ऊपर वाली एयर है वो ऊपर उठती है और कूल होती है। हाँ, ऊपर उठ के कूल होके देन फाइनली जब उसका सैचुरेशन पॉइंट आएगा तो क्लाउड फॉर्मेशन होएगी, और वहां पे जो प्रेसिपिटेशन है, मींस रेनफॉल या स्नोफॉल या जो भी स्लीट है, वो उस फॉर्म में अर्थ की तरफ को फॉल करेगी फिर। ठीक है, 31 होंगे, चलो अभी और अच्छा, एक था, और एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, कौन सी ऐसी प्रेसिपिटेशन है जिसमें विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू फॉर्मेट्स, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स? कौन सर सी ऐसी स्लीप। प्रेसिपिटेशन है? सर ओके, वेरी स्लीप। गुड। ओके, स्लीट में क्या रहेगा फिर? सर सॉलिड फॉर्म एंड वाटर ड्रॉपलेट। ओके, स्नोफॉल एंड रेनफॉल वाटर दोनों। ड्रॉपलेट। कैसे होगा? पहले स्नोफॉल होगी, जब पहले रेनफॉल होगी देन स्नोफॉल होगी? सर स्लीट पहले में क्या रेनफॉल रहता फिर है? स्नोफॉल। पहले स्नोफॉल। पहले रेनफॉल फिर स्नोफॉल। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा, थोड़ा सा पहले क्या होगा? स्नोफॉल होगी, और पहले अगर वो स्नोफॉल। सरफेस, हाँ, सरफेस तक स्नोफॉल आते आएगी। आते भी अर्थ के सरफेस तक आते आते अगर टेम्परेचर राइज हो गया तो स्नोफॉल जितनी भी होगी दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू द रेनफॉल। ठीक है। फॉल सेकेंडली होएगी ठीक है सर। सर। हाँ। अच्छा, हेल स्टॉर्म में क्या रहता है? हेल्स में कैसे हेल्स बनते हैं? सर पहले उनका एरिया हेल्स बहुत स्मॉल होता है, वो जब नीचे ओके, आते हैं फिर एरिया सर उनका लार्ज हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। इसमें होता है कि नॉर्मली जब रेनफॉल शुरू होती है तो कई बार होता है कि सर्टनली जो टेम्परेचर कंडीशंस है, मींस जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है, तो जितनी भी रेन ड्रॉप्स हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? स्नो फ्लेक या आइस क्रिस्टल्स में। और जब आइस क्रिस्टल आपस में कोलाइड होते रहते हैं, कंबाइन होते रहते हैं, तो जब उनका साइज इतना हो जाए कि एयर है जो उसको होल्ड ना कर पाए, देन दे टेंड टू फॉल ऑन द ग्राउंड। उसको हम हेल स्टॉर्म कहते हैं, और इसके बड़े डिफरेंट साइज हो सकते हैं। अगर बिल्कुल छोटे छोटे हेल स्टॉर्म्स आपको मिल रहे हैं तो इट मींस जो प्रोसेस है बहुत जल्दी हुआ है। ठीक है। अगर मान लो कि जो हेल स्टॉर्म बहुत बड़े बड़े साइज है तो इट मीन समझ लेना कि उतना ही वो लॉन्ग प्रोसेस था, और उसमें जो टेम्परेचर रहा है वो बहुत ज्यादा लो रहा है वहां पे, तभी वो जो उसका साइज है वो ज्यादा बड़ा हुआ है। सो 35 हुए हैं, और अब मैं वापस बार बार नहीं जाऊंगा, तो मैंने आई थिंक 36 हो गया। और पहले ही आप सबकी मुझे कंप्लेंट आ रही है, कंप्लेंट क्या मेरी, आप कह रहे थे ना कि सर सिलेबस बहुत कम करा रहे हैं। तो एक छोटा सा लॉजिक मैं बताता हूँ। यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में आपके पास चार टॉपिक है, 1 2 3 4। मान लो मैंने आपको सिर्फ एक करा के आगे नेक्स्ट यूनिट पे आ गया, तो मान लो आपको जो क्वेश्चन है एग्जामिनर ने, पेपर सेटर ने इसमें से पूछ लिया, तो फिर आप तो मुझे कहोगे कि ना सर ने तो कराया नहीं हमें। तो इसी का रीजन है कि जो आपका ये वाला पेपर है ना, फिजिकल ज्योग्राफी 2, इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक्स है, और उस हिसाब से मुझे उसी तरह से उस स्पीड से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जो प्रेशर एंड विंड के साथ साथ एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस है, देन मॉइस्चर है, फिर प्रेसिपिटेशन है, फिर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, फिर रोल ऑफ है।
तो मैंने आप क्या किया कि इस यूनिट में आपको ये पहले 3 है बिल्कुल ही कंप्लीट करा दिए हैं। तो आपको जो चाहे जितना मर्जी चांस हो जाए, आपको इनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं सिर्फ एक करा के छोड़ देता तो आपको तो आने ही नहीं थे वो। इसीलिए रीजन था कि मैंने अब तक आपको 2 यूनिट कराई है, बट कराई इस हिसाब से है कि यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन। 2 मार्क्स का हो चाहे आपका ऐसे टाइप हो, आप इजिली कर सकते हो अगर आपने मेरी क्लास अच्छे से ध्यान से सुनी हो। तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना है। सो नाउ वी आर कमिंग टू द यूनिट 3 एंड इन द लास्ट पार्ट आई विल बी कवरिंग अप द पेपर ऑन कार्टोग्राफी, ठीक है। अब मैं यहाँ से से वापस आके मैं कल वाली प्रेजेंटेशन पे आता हूँ, ठीक है। और देख लो कि अगर कोई और स्टूडेंट तो नहीं है। एक और है, चलो इनको भी एडमिट कर लेते हैं। 37 हो गए। मुझे 5-4 मिनट के बाद एक बार रिमाइंडर दे देना, मे भी एक तो बच्चे और आ जाए 3:10 तक, ठीक है। अब आता है कि कल मैंने यहाँ से शुरू किया था। सो वी आर नाउ इन द 3rd यूनिट, और इसमें एक आपका जो टॉपिक है उसको हम बोलते हैं ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी को आप थोड़ा सा टर्म आप ओशियन टोपोग्राफी एंड ओशियन ओशियानिक स्टडी भी कह सकते हो अगर मैं इसको टिपिकल टर्म में कहूँ। सो ओशियनोग्राफी means it is a scientific study of the ocean topography and various features which are found on the ocean surfaces, ठीक है। ये ओशियन फ्लोर है, और इस पूरे ओशियन फ्लोर की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सारा ही हम ओशियन ग्राफी में पढ़ते हैं। तो बेसिकली ओशियन टोपोग्राफी एंड डिफरेंट फीचर्स जो है आपके दोनों ही ओशियनोग्राफी का पार्ट है। ओशियन मीन्स वाटर बॉडीज एंड ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो टिपिकली जो भी जितना भी ओशियंस का जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज नोन एज द ओशियनोग्राफी। और ओशियनोग्राफी में ये सबसे जिसे हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन बोलते हैं ओशियनोग्राफी में, तो ओशियन टोपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने फिजिकल ज्योग्राफी 1 किया था ना, उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स किए थे ना आपने, कि कौन से माउंटेन्स है, कौन से प्लेटू है, कौन से प्लेन्स होते हैं, ठीक है। और अगर कभी अगर रिवर के फीचर है तो किस तरह के रिवर के फीचर्स होते हैं, मींस कास्ट टोपोग्राफी के क्या फीचर्स होते हैं, और आपके ओशियनिक वेव के क्या फीचर्स। उसी तरह से सेम ऑन दैट पैटर्न आपका जितना भी ओशियन टोपोग्राफी होती है या ओशियन फ्लोर होता है उसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स मिलते हैं, और जिनका हमने नाम डिफरेंट डिफरेंट नाम के वाइज उनकी हमने स्टडी करनी है, ठीक है। तो राइट, जस्ट लाइक ऑफ लैंड फॉर्म्स, हमारे जितना भी ओशियन सरफेस है उसके ऊपर भी हमें डिफरेंट लैंड फॉर्म्स मिलते हैं, और जिनको हमने आगे आने वाले जो स्लाइड्स है वहां पे करना है, ठीक है। चलो ठीक है। तो अब आता है कि यहाँ पे मैंने एक आपको दिया है कि ये आपका जो टॉपिक है ना, अगर मैं यहाँ पे आऊं इस स्लाइड पे, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला आपका टॉपिक है, ये टोपोग्राफी ऑफ द ओशियन बेसिन, ठीक है। तो टोपोग्राफी ऑफ द ओशियन बेसिन, जहां पे मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन कराया, तो इसमें मुझे लग रहा था कि ये वाला पार्ट और ये सैलिनिटी वाला इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इसलिए मैंने आपको ये तो पूरा ही कराना है, ठीक है। टोपोग्राफी ऑफ द ओशियन बेसिन पूरा करा देना है, इसमें से सैलिनिटी करा देना, और आपको ऑलमोस्ट इसमें से वो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू दी प्रेजेंटेशन, देख लूं अगर कोई बच्चा और आया तो एक और है तनु चौहान, ठीक है। अब आता है कि यहाँ पे, ठीक है, तो ओशियन टोपोग्राफी में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट फीचर होता है, अगर हम कॉन्टिनेंट से वहां से चलते हैं, ठीक है। कोई बच्चा है अभी जिसको क्लास, कोई भी नहीं? ठीक है, आप सबको अपने फ्रेंड्स को बोल दो कि जल्दी क्लास ज्वाइन करें, नहीं तो मैं बार बार वापस नहीं पीछे जाना मैंने, ठीक है। तो ओशियनोग्राफी में सबसे जो फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो फीचर है उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जानते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, ये सारे ही आपको 2 मार्क्स में 100% इनमें से क्वेश्चन आना है, तो तभी मैं इसी को आपको थोड़ा डिटेल में करा रहा हूँ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है कि जैसे ही आप कॉन्टिनेंट से ओशियन की तरफ जाते हो, ठीक है, कि मैं मान लो आपने लैंड एरिया से जब आपने ओशियन में एंटर करना है, तो कुछ कह लो कि जो एरिया है, ये बच्चा मुझे
आवाज नहीं होती सर कुछ ਤੁਹਾਡੀ। एक कोई बच्चा बीच में फोन करी जा रहा है मुझे, हेलो मैं बता रहा हूँ ना आपको, वही कह रहा हूँ कि एक बच्चा किसी का फोन आ रहा है। जो भी साहब जिसको भी जानता है उसको उसको बोलो आ देखो आ ही गया है। ठीक है। सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्या है कि आपका बेसिकली अगर मैं सीधी सी कहूँ, जितना भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया होता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि कॉन्टिनेंट से जब ओशियन शुरू होते हैं, कॉन्टिनेंट के बाद जो ओशियन सरफेस शुरू होता है, वहां पे जो आपका शैलो डेप्थ होती है, और इसको आप कह सकते हो कि एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंटल एरिया विद शैलो डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है। तो आपका जितना भी मींस जहां से कॉन्टिनेंट के बाद जो आपको जो पानी मींस ओशियन का जो पार्ट शुरू हो गया है, बट यहाँ पे जो पार्ट है इस पार्ट से लेके मींस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, जिसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जानते हैं। सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ मींस एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंट एरिया ऑन दी ओशियन साइड विद शैलो डेप्थ। मींस जहां तक जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जहां तक भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगी, वहां पे बहुत ज्यादा डीपनेस नहीं होगी, और ज्यादातर इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो मीटर्स में अगर मैं डेप्थ कहूँ, सो 120 मीटर से लेके 370 मीटर से, मीन्स 100 मीटर से सीधा 400 मीटर के बीच का जो लगा लो, इतनी जो डेप्थ तक का जो एरिया होता है उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, जो बेसिकली मीनिंग जिसका होता है कि एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑन दी ओशियन सरफेस। ठीक है। तो इसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ में एक तो आपको जितने भी जो फिशिंग मिलती है, जो फिश ग्राउंड्स मिलते हैं, वो सारे आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे मिलते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि जहाँ पे आपको प्लैंकटन बहुत ज्यादा मिलते हैं। प्लैंकटन होता है जो फिश फूड होता है। ठीक है। फिश फूड मीन्स जो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स है, जो प्लांट लाइफ है चाहे एनिमल लाइफ है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि जहां तक जो सन की रेज होती है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आराम से वहां तक पहुंचती है। बट कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहां पे खत्म होती है, इस पॉइंट के बाद उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो स्लोप का मतलब जहां से आपको क्लियर है, स्लोप का होता है कि जहां से आप डाउनवर्ड जा रहे हो। ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्या है आपका कि व्हेनेवर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है, it tends to decline, means it tends to slope towards the ocean floor, उसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से जानते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर इसकी डेप्थ देखो तो 200 मीटर से लेके, ठीक है, आपकी अप्रोक्सीमेटली कह लो कि 3000 मीटर्स मीन्स 3 किलोमीटर तक की जो डेप्थ है इस कॉन्टिनेंटल स्लोप की रहती है। तो पहला जब आपने लैंड से ओशियन में एंटर करना है तो सबसे पहले आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जितनी भी बीचेस होती हैं वो सारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर होती है। ठीक है। तो इसकी जो डेप्थ होती है मैंने आपको बता दिया 120 से लेकर 370 मीटर्स, और इसकी जो एक्सटेंशन है मींस 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक वाइड हो सकती है, डिपेंड करता है किस एरिया में। ठीक है। तो अब है कि जहां से लेके और इस पॉइंट तक जो सरफेस है, स्लोपिंग सरफेस है, उसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। मींस जहां से एकदम से आपका स्टीप डिक्लाइन है उसको हमने कॉन्टिनेंटल स्लोप कहना है। और इसकी जो डेप्थ होती है वो मैंने आपको बता दिया कि 200 मीटर से लेके जब 400 मीटर से लेके आपकी 3 किलोमीटर तक की जो डेप्थ हो सकती है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद आता है एक जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। इस सबमरीन में बाद में कराता हूँ। इसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज का मतलब होता है कि मान लो कि जी आपका शेल्फ है, शेल्फ जहां पे खत्म हुई आपकी स्लोप शुरू होगी। अब होता है कि जहां पे जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं वो इस स्लोप के कारण वो सारे इस स्लोप के ऊपर मतलब मींस कह लो कि डिपॉजिट नहीं होते, वो इनकी जो फुट मींस फुट जिसे फुट्स कह सकते हो, मींस पैर वाला जो हिस्सा है, मींस बिल्कुल जहां पे स्लोप खत्म हो रही है कॉन्टिनेंटल स्लोप, वहां पे वो डिपॉजिट होते रहते हैं। और जहां पे जितने भी सेंडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं उसको हम कॉन्टिनेंटल राइज के नाम से जानते हैं। तो कॉन्टिनेंटल राइज मींस द डेपोजिशन ऑफ सेंडिमेंट्स ऑन दी on the margins of the continental area। ठीक है। यहाँ पे इस लाइन पे जहाँ पे भी जो डिपॉजिट्स मिलेंगे वो उसको हम कॉन्टिनेंटल राइज कहेंगे। एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप मींस जहां से कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद डिक्लाइन स्टीप डिक्लाइन है स्लोप में। ठीक है। ये हमारा कॉन्टिनेंटल। अब आता कि
कई बार सबमरीन कैनियंस होते हैं। कैनियन मींस जैसे आपने पढ़ा ना रिवर वैलीज की, जैसे जहां से रिवर बीच में से जा रही है, इस साइड भी एक स्टीप साइड है और एक साइड भी स्टीप साइड है, बीच में से रिवर जा रही है। इसी तरह से जो ओशियन के अंदर जो कैनियन होती है, जो ओशियन के अंदर जो वैली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सब मैरीन कैनियन। ठीक है। कैनियन एंड गॉर्ज का मतलब होता है कि कैनियन जो ग्रैंड कैनियन आपने सुना होगा कि स्टीप नैरो वैली, जिसको हम बोलते हैं कैनियन। तो इसी तरह के सबमरीन जो कैनियंस होती हैं जो आपको ओशियन फ्लोर के ऊपर जो मिलती हैं, ठीक है, उनको हम सबमरीन, सब मीन्स मैरीन मीन्स आपका ओशियन एरिया, सबमरीन मीन्स सब नीचे। ठीक है। तो ये आपका सबमरीन जो पार्ट है, वहां पे जो आपको वैलीज मिलनी है, स्टीप साइडेड वैलीज मिलनी है, उसको हम सबमरीन कैनियन बोलते हैं। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पहले आएगी, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप एरिया आएगा, जहां पे कॉन्टिनेंटल स्लोप खत्म होगी उसको हम कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। कॉन्टिनेंटल राइज मीन जहां पे सारे मटेरियल जो जहां से डिपॉजिट मीन्स ट्रेवल करके जहां पे डिपॉजिट होंगे। और मान लो कि अगर आप कॉन्टिनेंटल स्लोप के ऊपर हो बट उसमें आपको एक वैली मिल जाए अंदर पानी के अंदर स्लोप के ऊपर, मीन्स कॉन्टिनेंटल स्लोप एरिया है, उसके ऊपर दोनों साइड से स्टीप वैली मिल जाए, उसको हमने आप क्या बोल रहे हैं? सबमरीन कैनियन बोल रहे हैं। क्लियर है जहां तक? सर एक Yes, बच्चा है, आप sir. उसको ऐड कर लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, सबमरीन कैनियन, ठीक है, स्टीप Yes, साइडेड sir. वैली, the ocean floor, on the ocean floor, continental rise means the deposits on the continental margins, ये continental margin area है। अब आता है आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है, जिसको गाइड बोलते हैं, ग्योल्ड व्यू कई बार हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि दो होते हैं, एक आपका सी माउंट होता है, एक आपका ग्योल्ड होता है। दोनों में सिर्फ फर्क यही है कि जो बेसिकली ये होते हैं वोल्केनिक आपके एरियाज। ठीक है। मान लो कि अगर आपका वोल्केनिक जो एरिया है विच इज अंडर द ओशियन एंड इट इज हैविंग ए कह लो कि शार्प टॉप, बिल्कुल ऐसे इस तरह से शार्प टॉप, तो उसको हमने बोलना है सी माउंट। रिपीट कर रहा हूं, मान लो कोई भी वोल्केनिक एरिया है जिसे हम वोल्केनो सीधा कह सकते हो। मान लो अगर कोई भी वोल्केनो है, अगर उसका जो टॉप है अगर शार्प है, उसको हमने सी माउंट बोलना है। अगर जो वोल्केनिक जो इरप्शन खत्म हो गई है और खत्म होने के बाद उसका जो टॉप है फ्लैट है इस तरह से, उसको हमने गाइट बोलना है। ठीक है, क्लियर है? दोनों है क्या? दोनों ही वोल्केनोज है। एक वोल्केनो है जिसका जो टॉप है वो शार्प है, और दूसरा वोल्केनो है जिसका जो टॉप है वो क्या है? Flat. फ्लैट है। फ्लैट है। ठीक है। तो जो माउंट है उसको आपने शार्प टॉप के नाम के हिसाब से आइडेंटिफाई करना है वोल्केनिक वोल्केनो को। और अगर मान लो जो वाइट है आपका, ठीक है, वो आपका क्या होएगा? वोल्केनो तो होएगा बट वो खत्म होने के बाद जो फ्लैट हो गया ऊपर से। ठीक है। इसलिए अब आता है कि उसके बाद जो आपका आता है उसको बोलते हैं मिड ओशियानिक रिज। मीन्स मिड मीन्स मिडल में, ठीक है, ओशियन मीन ओशियन के अंदर, रिज होता है कि एक सीरीज में माउंटेन्स जिसे हम बोलते हैं। जैसे सीरीज में जो आपका टॉप जो आपका टॉप सरफेस होता है किसी भी माउंटेन का, उसको हम रिज बोलते हैं। ठीक है, मीन्स किनारा, यहाँ पे ऐसे इस तरह से जो माउंटेन्स होती हैं। तो मिड ओशियानिक रीजन बिल्कुल ही आपका सेंट्रल पॉइंट होता है किसी भी ओशियन में। फॉर एग्जांपल जैसे हम मिड अटलांटिक रिज की बात करते हैं, तो जो भी अटलांटिक ओशियन है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसका मिड ओशियानिक रिज के नाम से जानते हैं। इसका रीजन एक ही होता है सीधा सा, कि जो अगर आपको ज्यादा प्लेट बाउंड्रीज की जो मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया था, प्लेट टेक्टोनिक का भी बताया था, कि मान लो दो प्लेट है, ये प्लेट इधर मूव कर रही है और ये प्लेट इस तरह मूव कर रही है, दोनों प्लेट इस तरह मूव ऑपोजिट डायरेक्शन मूव होने के कारण इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। और इसके कारण क्या होता है कि एक प्लेट इधर चल गई, दूसरी प्लेट इधर चल गई, और अंदर जितना भी मोल्टन मटेरियल था जिसको मैग्मा बोलते हो, ये बाहर निकल के यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और जिसके कारण हर जैसे ही इधर मूवमेंट हुई, इस साइड मूवमेंट हुई, बीच में से लावा मींस मैग्मा निकला और लावा की फॉर्म में डिपॉजिट होता रहा। और अल्टीमेटली कई सालों के बाद वहां पे जो एक सीरीज में इतनी जो माउंटेन्स बन जाती हैं जो अंदर
ओशियन की होती है उसको हम बोलते हैं मिड ओशियानिक रिज। क्लियर है जहां तक? कैसे बनती है मिड ओशियानिक रिज? मींस मिड ओशियानिक रिज आर द माउंटेन्स which are formed due to the volcanic eruption on the divergent boundaries। ठीक है, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्ज मीन डाइवर्ज होना, एक इधर चल गया एक हिस्सा इधर चला गया और बीच में से जो लावा निकला है वो डिपॉजिट होता गया यहाँ पे, और उसके कारण जो माउंटेन रेंज बनी है उसको हमने क्या बोल दिया? मिड ओशियानिक रिज। क्लियर है जहां तक? यस सर। ओके, अब है एबर्सल प्लेन्स। एबर्सल जो प्लेन्स होते हैं वो उसको बोलते हैं कि बिल्कुल फ्लैट एंड फीचरलेस जो प्लेन्स है ऑन द ओशियन फ्लोर, दोज आर नोन एज द एबर्सल प्लेन। ठीक है, featureless and flat plains which are found on the ocean floor are known as the abyssal plain। क्लियर है? और जितने भी इसके ऊपर डिपॉजिट्स होते हैं उनको हम ooze बोलते हैं। ओ मीन्स WOZE। ठीक है, ooze ooze होता है एक तरह से जो जितने भी मैरीन एनिमल्स होते हैं उनकी जो डेड बॉडीज का जो पार्ट्स होते हैं वो जहाँ पे डिपॉजिट होते रहते हैं जिनको हम ooze बोलते हैं, WOZE। ठीक है, क्लियर है जहां तक? एबिसल प्लेन्स कौन से हैं? जो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फीचरलेस है, जो हमें अर्थ के ऊपर जो मिलते हैं जो प्लेन्स होते हैं जिसे हम रिवर प्लेन बोलते हैं, जब कोस्टल प्लेन होते हैं उनमें भी थोड़ी बहुत ही वेरिएशन होती है, बट जो हमारा एब्सल प्लेन होते हैं वो एक तरह से जैसे आप टाइल्स कह लो ना, टाइल्स लगी होती हैं बिल्कुल फ्लैट बिल्कुल लेवल, उसको हम क्या बोलेंगे? एबिसल प्लेन। क्लियर है जहां तक? यस सर। और इन प्लेन के ऊपर, एबिसल प्लेन के ऊपर बीच बीच में जो आपको हिल्स मिलती है उसको हमने क्या बोलना है? एबिसल हिल। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। अब आता है कि ये तो डाइवर्जेंट बाउंड्री थी, बट इस पॉइंट पे इस बाउंड्री को हम कन्वर्जेंट बोलते हैं। कन्वर्जेंट में केस में क्या होगा फिर? डाइवर्ज तो हो गया ऐसे दूर दूर जाना, तो कन्वर्ज में क्या होता है? दोनों पास में आएंगे। आपस में टकराना। ठीक है, तो जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं और उनमें से जो हैवी होती है वो नीचे चली जाती है, जो हल्की होएगी वो उसके ऊपर राइड कर जाती है, और उसके कारण जहां से जो एक तरह से बिल्कुल जो स्ट्रेच एरिया होता है, मींस जो एरिया बहुत ज्यादा नीचे को स्ट्रेच कर जाता है, उसको हमने क्या बोलना है? ट्रेंच। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं खाई। ठीक है, क्लियर है? अगर तो डाइवर्जेंट बाउंड्री है तो क्या बनना है आपका? मिड ओशन। मिड ओशियानिक। अगर कन्वर्जेंट है तो क्या बनना है फिर आपका? ट्रेंच बनना है। और अल्टीमेटली होता है कि जब ये पार्ट बिल्कुल नीचे जाता जाएगा, और नीचे हमें पता बहुत ज्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर है, ये जितनी भी लेयर ऐसे नीचे जाएंगी अल्टीमेटली नीचे जाके फिर हॉट होके दोबारा से इसको मेल्ट होके अल्टीमेटली फिर ऊपर आने की कोशिश करती है, जिसके कारण छोटे छोटे ऐसे ऐसे जो आइलैंड्स है वो एक ओशियनिक एरिया में बनने शुरू हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं फिर? वोल्केनिक आइलैंड। अगर वो वोल्केनिक आइलैंड ऐसे एक सीरीज में बन रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे फिर? आइलैंड आर्क। जैसे जापान आप देखते हो ना, जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, ठीक है, और एल्यूथियन आइलैंड्स हो गए, वो सारे ही आपके आइलैंड आर्क है। मान लो, मैंने रिपीट कर रहा हूँ, जब ये इधर जाएगी एक प्लेट और दूसरी प्लेट इधर आएगी और बीच में से जो लावा निकल के डिपॉजिट होएगा उससे बनेंगे ओशियनिक रिज। अगर मान लो कि दोनों प्लेट आपस में टकरा रही है, हैवी प्लेट नीचे जा रही है और उसके कारण जितना भी एरिया जो ऐसे नीचे को स्ट्रेच होएगा अंदर तक नीचे को, मीन्स उस प्लेट के साथ नीचे को जो जाएगा, उस खाई, वहां पे जो खाई बनेगी उसको हमने ट्रेंच बोलना है। और अल्टीमेटली क्या होगा, ये नीचे जाके मेल्ट होकर फिर ऊपर आने की कोशिश करती है, और जहां पे ये ऊपर आएंगी ओशियन के अंदर उसको हमने वोल्केनिक आइलैंड बोलना है। और अगर वो आइलैंड ऐसे आर्क मींस एक सीरीज में है तो उसको हमने आइलैंड आर्क बोलना है। क्लियर है? यस सर। और ये आपका पूरा का पूरा मान लो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेके कॉन्टिनेंटल राइस तक का जो एरिया होता है उसको हमने क्या बोलना है? कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ठीक है, घट होता है जो ऊपर जो वोल्केनो होएगा ऊपर से अगर फ्लैट है तो घट बोलना है। अगर मान लो कि वो ऊपर से शार्प है तो उसको सी माउंट बोलना है।
अगर दोनों प्लेट बाउंड्री दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और डाइवर्जेंट बाउंड्री बन रही है तो मिड ओशियानिक, अगर दोनों कन्वर्ज हो रही हैं तो आपकी ट्रेंच बनेगी, ठीक है। अगर एक ही आइलैंड है तो उसको वोल्केनिक आइलैंड, अगर सीरीज में है तो उसको आइलैंड आर्क बोलना है, और जहाँ पे डिपॉजिट्स होते हैं स्लोप के पास कॉन्टिनेंटल, उसको हमने बोलना कॉन्टिनेंटल राइज। जहाँ से एकदम से स्टीप स्लोप है उसको हमने बोलना है कॉन्टिनेंटल स्लोप, जहाँ पे शैलो डेप्थ है सी के वाटर की उसका हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जानना है। और अगर आप जितना भी ये मिड ओशियानिक रिज या कॉन्टिनेंटल राइज एंड एबिसल प्लेन की बात करते हैं, ये आपको 3 से लेके 6 किलोमीटर ओशन के अंदर मिलते हैं, ठीक है। पहले आपकी 200 से 400 मीटर जहाँ पे शेल्फ पे, देन 3 किलोमीटर तक ये, देन ये वाला जो जितना भी एरिया होएगा ये आपको 3 to 6 किलोमीटर डीप ओशन में मिलेगा। क्लियर है जहां तक? Yes, sir. यस ठीक है, तो आपका ये पूरा का पूरा जो पार्ट है नाउ इट्स कवर्ड। टोपोग्राफी ऑफ द ओशन जिसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको क्लियर है, कॉन्टिनेंटल स्लोप भी आपको क्लियर है, एब्सल प्लेन भी आपको क्लियर है, रिजेस भी क्लियर है, डीप एंड ट्रेंचेस। डीप मींस ओशियन डीप। अब होता है कि बिल्कुल जो डीप एरिया होता है मीन 6 किलोमीटर तक नीचे ओशियन के अंदर, उनको हम ओशियन डीप बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल ही जहां पे बिल्कुल अंधेरा है, कोई बिल्कुल सन की जो रेज है बिल्कुल नहीं पहुंच रही, ठीक है, तो इसी कारण उसको हमने ओशियन डीप बोलना है, जहाँ पे मोर देन 6 किलोमीटर जो डेप्थ है वाटर की, ठीक है। और ओशियन डीप जैसे ट्रेंचेस है उससे जो पहले एरिया आता है उसको हम ओशियन डीप बोलते हैं। क्लियर है जहां तक सबको? Yes. Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. ये आपका एक और थोड़ी सी है जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन, जो मैंने अभी बोला था आपको कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेके कॉन्टिनेंटल राइज तक का जितना भी एरिया वो आपका कॉन्टिनेंटल मार्जिन है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि ये कोस्ट लाइन है जिसे हम शोर लाइन बोलते हैं, और यहाँ से मान लो कि एक वैली बन रही है स्टीप साइडेड वैली, उसको हमने क्या बोलना है? सबमरीन कैनियन। कैनियन का मतलब होता है कि डीप एंड नैरो गॉर्ज, डीप एंड नैरो वैली, ठीक है। गॉर्ज थोड़ी सी उससे बड़ी होती है, ठीक है। क्लियर है? कैनियन Yes. क्लियर है? ओके। ये आपके एब्सल प्लेन्स है, ये कॉन्टिनेंटल राइज है जो डिपॉजिट जहाँ पे हो, क्योंकि यहाँ पे तो टिकते नहीं है, यहाँ से जो भी डिपॉजिट मींस ट्रांसपोर्ट होएगा मिट्टी या कोई भी जो भी सेडिमेंट है यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप होने के कारण जहाँ पे नहीं वो होते, बट उनके जो फुट जोन होता है वहां पे वो डिपॉजिट होते हैं और इसको हम कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म है ये वाला पार्ट, ये सेम वही चीज है सारा जो मैंने अभी आपको कराया है, ठीक है। अब आज ये थोड़ा सा मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और टेम्परेचर का मतलब कि ओशियन का जो ओशियन के जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस रहती है। जैसे जैसे आप टॉप से नीचे को जाओगे तो टेम्परेचर डिक्लाइन होता जाता है। उसका रीजन यही है कि आपका जो ऊपर का जो पानी होता है वहां तक सन की जो जिसे हम लॉन्ग वेव इंफ्रारेड बोलते हैं, आगे मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। मींस जो सन की डायरेक्ट रेज है वो आप मैक्सिमम जो कह लो वो 500 से लेकर 600 मीटर तक ही आपकी पहुंचती है, और उसके बाद सन की रेज नहीं जाती। इसके कारण वो जैसे जैसे आप डीप जाओगे तो टेम्परेचर डिक्लाइन होता रहता है, और जहां से टेम्परेचर डिक्लाइन शुरू होता है पानी के अंदर, ओशियन वाटर के अंदर, जहां से वाटर का जो टेम्परेचर डिक्लाइन शुरू होता है उसको हम थर्मोक्लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। Thermocline means the line where the temperature of the ocean water tends to decrease, ठीक है। उसको हमने क्या बोलना है? थर्मोक्लाइन। क्लियर है जहां तक? जैसे जैसे आप नीचे डीप जाओगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा? क्या होएगा? कम होता जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। अब आता है कि टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर। इसमें से क्लियरली है कि जो इनविजिबल इंफ्रारेड लाइट है वो आपकी कुछ जोन तक ही पहुंचती है, जिसको ज्यादातर मैं अगर मैं सीधी सी जहाँ कहूँ कि आपका 500 से 1000 मीटर का जो एरिया होता है उसको हम थर्मोक्लाइन बोलते हैं। मीन जहां तक कुछ टेम्परेचर आगे पीछे हो सकता है, बट इस लाइन के बाद, थर्मोक्लाइन के बाद टेम्परेचर डिक्लाइन नहीं होता है, राइज नहीं होगा, ठीक है। अब आता है कि ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो पूरे ओशियन जो वर्ल्ड के जितने भी ओशियंस है उनका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सी है। अगर बिल्कुल ही जो डीप ओशियन जहाँ पे मैं कह रहा था 6 किलोमीटर तक जाके
तो आपका जो टेम्परेचर 0 से लेकर 3 डिग्री सी हो सकता है। मीन 0 मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट तक। ठीक है, क्लियर है? यस सर। क्लियर है जान? ओके। Yes, sir. अब यहाँ पे मैंने मैप के साथ दिखाया कि जो 500 मीटर तक का जो एरिया होता है, मीन्स 500 मीटर मीन्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ या कॉन्टिनेंटल स्लोप? अभी की है, जल्दी बताओ फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप। बच्चे। नहीं, कॉन्टिनेंटल स्लोप तो शुरू हो जाएगी। मैक्सिमम क्या आएगा 500 मीटर तक? क्या होएगा? शेल्फ। शेल्फ। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। हाँ, कुछ पार्ट कह सकते हो कि यहाँ पे मैंने जैसे एवरेज आपको 120 से 370 तक का है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, बट जो मैक्सिमम जो एरिया है वो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आता है। बट 500 मीटर तक ऑल्दो की कॉन्टिनेंटल स्लोप शुरू हो जाती है, ठीक है, बट फिर भी आपने जो कह लो कि जो डेप्थ है उस हिसाब से आपने टेम्परेचर देखना। तो ज्यादातर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहां पे, अगर ट्रॉपिक्स की मैं बात करूं, ट्रॉपिक्स मीन 23.5 नॉर्थ एंड साउथ, वहां पे ऑन एन एवरेज जो टेम्परेचर रहता है ओशन का वो 20 से 25 डिग्री रहता है। अगर आप उससे नीचे जाओ, 500 मीटर से नीचे चले जाओ, ठीक है, तो आपका टेम्परेचर डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसको हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन। एंड बिल्कुल ही नीचे जैसे जाओगे बिलो, तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड लेयर। तो आपके 3 होती है, एक तो वार्म, देन थर्मोक्लाइन लेयर, देन कोल्ड लेयर। क्लियर है? वर्टिकली अगर नीचे जाओगे पानी के अंदर। क्लियर है जहां तक? यस सर। Yes. अब आ जाओ हॉरिजॉन्टल पे। हॉरिजॉन्टल मींस जो अगर आप इक्वेटर पे हो, इक्वेटर के ऊपर जो पानी होता है उसका जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है? 27 डिग्री सी। ऑन एन एवरेज कितना था? 17। हाँ, 17। ठीक है, इसलिए क्यों यहाँ पे इक्वेटर पे ज्यादा है 27 डिग्री सी? सन की रेज सीधी पड़ती है। सर डायरेक्ट डायरेक्ट सन की रेज रहती है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप 20 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ जाओगे तो 22 डिग्री सेल्सियस होगा। जैसे 40 डिग्री पे पहुंचोगे 14 डिग्री सी कम हो गया। एंड अगर आप पोल पे जाओगे तो 0 डिग्री सी आपका। क्लियर है? यस क्या Yes. समझ रहे हो जान से? यस सर टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर्स डिक्लाइंस विद द इंक्रीजिंग इन with the increase in latitude। और हर लैटिट्यूड अगर आप बोलो कि कितना टेम्परेचर चेंज आता है, तो 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड। जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाओगे नॉर्थ एंड साउथ, आपका जो टेम्परेचर डिक्लाइन होता जाएगा हर एक लैटिट्यूड पे 0.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? यस सर। यस सर सीधी सी बात है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से आप नॉर्थ एंड साउथ को जाएगा तो जो टेम्परेचर है वो आपका डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस Yes, सर टेम्परेचर Yes, sir. आपका 17 डिग्री सी है, इक्वेटर के ऊपर 27 डिग्री है, पोल्स के ऊपर 0 डिग्री सी है, अप्रोक्सीमेटली ऑन 20 डिग्री लैटिट्यूड 22 डिग्री एंड 40 डिग्री पे 14 डिग्री है। मीन जैसे जैसे आप पोल की तरफ जा रहे हो तो ओशन टेम्परेचर है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। एंड द डिग्री इज मींस जिस डिग्री जिस फ्रिक्वेंसी से वो डिक्लाइन होता है दैट इज 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड। ठीक है, ये क्या था? वर्टिकल 500 मीटर तक जो होता है उसको 20 से 25 डिग्री, फिर थर्मोक्लाइन लाइन आ जाएगी जो 500 से 1000 मीटर के बीच में होती है, और उससे भी नीचे वर्टिकली आप ओशन के नीचे जाओगे तो वहां से कोल्ड लेयर शुरू हो जाएगी। ठीक है, sir. ओके। बिल्कुल एंड तक ये जाएगी फिर मैप है, डीप सी इसको तक मैं का। एक्सप्लेन करना। हाँ जी, बोलो। कोड लेयर सर डीप सी तक जाएगी सर फिर वो। क्या कोड बच्चे कुछ लेयर समझा नहीं? कोड लेयर से जो स्टार्ट होएगी कोई तो वो बच्चे डीप इसमें सी कोई तक लिमिट जाएगी। नहीं है इसकी। आपकी मैक्सिमम जहां तक, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी ट्रेंच की, तो ट्रेंच की जो सबसे बड़ी जो मींस जो डीपेस्ट एरिया अर्थ का है उसको हम मैरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं, जो कह लो कि 10 किलोमीटर अर्थ के नीचे है। तो वहां तक जैसे जैसे आप जाओगे इसकी कोई लिमिट नहीं है, जहां तक भी ट्रेंच होगी वहां तक आपका टेम्परेचर की कोल्ड लेयर होगी और उस हिसाब से आपका टेम्परेचर डिक्लाइन जाता रहेगा। तो आपका जो डीप ओशन वाटर है उसका जो 0 से 3 डिग्री हो सकता है, तो अगर आप मान लो ट्रेंच है तो समझ लेना 0 डिग्री होएगा वहां पे। ठीक है, बिल्कुल ठीक सर। अब आते हैं सैलिनिटी। ठीक है,
तो सैलिनिटी में क्या है, सैलिनिटी को मैं सीधा सा बिल्कुल सिंपल वर्ड में कहूंगा कि मान लो आपने क्या किया, आपने 1 किलो ओशियन का, समुद्र का पानी लिया और उसके अंदर कितने सॉल्ट डिसॉल्व है उसको आपने चेक करना है। मान लो आपने एक लीटर मीन्स 1 किलो पानी ले लिया, उसको धूप में रख दिया और जब उसमें इवेपोरेशन होगी और उसके बाद उसमें जो मटेरियल मीन सॉल्ट बचे हैं और उस सॉल्ट के बेसिस पे हम सैलिनिटी डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे है कि सैलिनिटी मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट्स, ठीक है, पर 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है। तो 1 किलो पानी में जितने भी आपको डिसॉल्व मटेरियल मिलेंगे उसको हम सैलिनिटी के नाम से जानते हैं। और सैलिनिटी मीन्स तो जितने भी सॉल्ट है, चाहे सोडियम हो, सोडियम सॉल्ट, चाहे मैग्नीशियम सॉल्ट हो, चाहे क्लोराइड हो, चाहे एक और नाम है यहाँ पे सल्फेट, ठीक है। तो ये आपके जितने भी सॉल्ट है उनकी जो क्वांटिटी के बेसिस पे हम करते हैं। तो ऑन एन अगर एवरेज बात करते हैं कि पूरे अर्थ का जितने भी सैलिनिटी एवरेज पे बात करते हैं तो पूरे अर्थ पे तो आपका 35 और इस तरह से इस सिंबल को आपने बोलना है जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर थाउजेंड, ठीक है। पार्ट्स पर थाउजेंड मीन्स अगर मैं बोल रहा हूँ कि पूरे अर्थ की जो एवरेज सैलिनिटी है दैट इज 35। 35 मीन्स 1 किलोग्राम वाटर में 35 ग्राम क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट। सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियंस ऑन द अर्थ सरफेस। क्लियर है? एंड Yes. जो सैलिनिटी है इट इज वेरीड ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियंस। हर ओशियन का जो सरफेस है उसके ऊपर सैलिनिटी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। उसके कई रीजंस है, इवेपोरेशन कितनी है वहां पे, प्रेसिपिटेशन वहां पे कितनी है, जितनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी उतना ही क्या होएगा, फिर सैलिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पानी जो वाटर है वो तो इवेपोरेट Evaporate हो हो जाएगा। जाएगा, बट जो सॉलिड जो पार्ट है, जो सोल्ट के जो कंटेंट है वो वहीं पे डिपॉजिट होता रहेगा, ठीक है। प्रेसिपिटेशन मींस जितनी ज्यादा रेनफॉल होएगी वहां पे उतनी ही सैलिनिटी क्या होएगी, कम होएगी। कम होएगी, Yes. ठीक है। तो एवरेज सैलिनिटी इज 35 मींस 35 ग्राम पर 1 kg ऑफ वाटर। क्लियर है? ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। 35 मीन 35 जो पीपीटी मीन पर पार्ट पर थाउजेंड। और ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स है, क्लोराइड, सोडियम, सल्फेट एंड मैग्नीशियम, जिनका पूरे की पूरा जो अर्थ के ऊपर जो हमें सॉल्ट मिलते हैं, अगर एग्जैक्ट कहें तो 34.69 ग्राम जो सॉल्ट है आपको मिलता है। और इनमें से देख लो कि जो अलग अलग है, क्लोराइड है, ठीक है, और आपका जो इसका क्या नाम है, सोडियम है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो सबसे ज्यादा जो कंटेंट आप क्लोराइड देख रहे हो, देन सोडियम, सल्फेट एंड मैग्नीशियम, ठीक है। मान लो Yes, क्वेश्चन sir. आता है कि जितने भी सी के अंदर सॉल्ट मिलते हैं उनमें से कौन सा सॉल्ट सबसे ज्यादा है, तो क्लोराइड एंड सोडियम सबसे ऊपर है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ये आपकी एक पिक्चर है जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी है, मींस पूरी अर्थ के ऊपर जितने भी सॉल्ट है मीन सैलिनिटी है उसके हिसाब से इसको किया है। लेस देन 34 जो सैलिनिटी होगी मीन 34 ग्राम पर 1 kg ऑफ वाटर ये है। और मैक्सिमम जो दिखाई गई है वो 37 ग्राम पर 1000 ग्राम मीन्स 37 ग्राम पर kg ऑफ वाटर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी जो आर्कटिक एरियाज हैं वहां पे जो सैलिनिटी है बहुत कम है। और जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ आ रहे हो, या जो क्लोज्ड सीज है वहां पे आप आ रहे हो, या जहां जहां पे भी वार्म ओशियनिक वेव्स, जो वार्म ओशियनिक करंट है वहां वहां पे आपको सैलिनिटी क्या मिल रही है, सबसे ज्यादा क्या है, ज्यादा मिल रही है। ज़्यादा। अगर जहाँ पे देखो तो जहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, कैस्पियन सी है, आपका ब्लैक सी है, क्योंकि ये क्लोज्ड एरिया है जहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन कम है, तो इसके कारण जहाँ पे सबसे ज्यादा सैलिनिटी है। देन अरेबियन सी का जो पार्ट है वहां पे जो आपकी खास तौर पे जो साउथ वेस्ट जो ट्रेड विंड्स के कारण जो गर्म वाटर आता है उसके कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको सैलिनिटी मिलती है। जहाँ पे जो ब्राजीलियन करंट जिसे बोलते हैं, मैंने करानी आगे, उसके कारण जहाँ पे सबसे ज्यादा सैलिनिटी रहती है। और वैसे भी ये आपका इक्वेटोरियल एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको सबसे ज्यादा सैलिनिटी मिलती है, उसका कारण भी है कि जहाँ पे भी आपकी वार्म करंट चलती है, ठीक है।
और अगर आप देखो कि 35 जो ग्राम है, ये मैक्सिमम जो एरिया आप देख लो 35 ग्राम वाला, मीन 35 ग्राम पर केजी ऑफ वाटर, ये आप देख सकते हो कि राइट फ्रॉम पैसिफिक टू इंडियन ओशन, देन अटलांटिक ओशन, देन पैसिफिक ओशन। क्लियर है? यस सर। यस ठीक है। सर। Yes, sir. अब आता है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, सेम मैप ही है, बट इसके साथ साथ आपको जो एक तरह से जो सैलिनिटी की जो लाइंस शो हो रही हैं वो दिखाई गई हैं। ठीक है तो मैप सेम वही। ठीक है, अब आता है कि जो फैक्टर अफेक्टिंग सैलिनिटी, टेम्परेचर, मैंने आपको बता दिया जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा वहां पे इवेपोरेशन होगी और वहां पे सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होगा। ठीक है, और जितना टेम्परेचर कम होएगा इवेपोरेशन कम होएगी, टेम्परेचर सैलिनिटी उतनी ही कम होगी। जितना किसी ओशन में फ्रेश वाटर ऐड होएगा उतनी सैलिनिटी कम होगी, अगर फ्रेश वाटर नहीं ऐड हो रहा तो सैलिनिटी बहुत कम होगी। ठीक है, अगर ओशन करंट, ओशन जहाँ पे भी वार्म ओशन करंट चलती है तो वहां पे सैलिन वाटर आपको ज्यादा मिलेगा, और जहां पे भी आपका कोल्ड करंट चल रही है तो वहां पे सैलिनिटी बहुत कम होगी। क्लियर है? यस सर। Yes, जी sir. सर बिल्कुल। किसका फोन आ गया? ठीक है, अब है कि लास्ट जो 4th यूनिट है उसका जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं एक बार इसलिए जल्दी समझा पाऊंगा, अगर आपको प्रेशर बेल्ट याद है सबको प्रेशर बेल्ट Yes. याद है सबको? ठीक है, चलो फिर यस उसी सर। हिसाब से। तो इसमें से मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर में वेव्स होती हैं जब आपकी बिल्कुल स्मॉल स्केल पे। ठीक है, वेव कब होता है कि एक ऊपर पार्ट उठा एक नीचे गया, एक को बोलते हैं ट्रफ, दूसरे को हम बोलते हैं कि जो हाई राइज। ठीक है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेव लेंथ के नाम से जानते हैं। तो मैं ज्यादा जहाँ पे नहीं बताऊंगा कि अगर पानी का जो वाटर ऐसे ऐसे जा रहा है अगर तो बहुत बिल्कुल छोटे लेवल पे है उसको हम वेव बोलेंगे। टाइड का होता है कि जब पानी ऊपर एंड नीचे मींस अप एंड डाउन वाटर के लेवल में अप एंड डाउन आता है, बट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, ठीक है, उसको हम टाइड बोलते हैं। जो करंट्स होती है वो मैंने अभी आपको करानी है। ठीक है, ये आपकी ओशियन करंट्स है। ओशियन करंट्स का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, ठीक है, ऑन ए लार्ज स्केल एंड ऑन ए प्लैनेटरी स्केल। क्लियर है? मूवमेंट ऑफ ओशियनिक वाटर इन ए पर्टिकुलर पैटर्न ओवर ए ग्लोबल स्केल और ओवर ए लार्ज स्केल। ठीक है, कि जब आपका कोई भी वाटर है, ओशियनिक वाटर है, एक पर्टिकुलर चैनल में चल रहा है और एक बहुत बड़ी ग्लोबल जहां लार्ज स्केल पे चल रहा है, उसको आपने क्या बोलना है? ओशियनिक करंट। अगर वो छोटे लेवल पे था उसको हमने क्या बोला था? ओशियनिक वेव। मेरी आवाज नहीं आ रही? Sir, clear है sir. क्लियर है Okay. सर। क्लियर है सर। ठीक है, ओशियनिक करंट समझ आ गई कि जब आपका ओशियन वाटर एक पर्टिकुलर चैनल में मूव करेगा, ठीक है, एक बड़ी स्केल पे ऊपर मूव करेगा, और एक जो पॉइंट मैंने पहले नहीं बताया मैं अभी ऐड करता हूँ, विद डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन, उसको हम क्या बोलेंगे? ओशियनिक करंट बोलेंगे। मींस मूवमेंट ऑफ ओशियनिक वाटर इन ए पर्टिकुलर चैनल ओवर ए लार्ज स्केल और ग्लोबल स्केल विद सम काइंड ऑफ पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन, चाहे वार्म है चाहे कोल्ड है। ठीक है, और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? टेम्परेचर के बेसिस पे पूरे अर्थ के ऊपर जो पानी चल रहा है, ओशियनिक जो वाटर मूव कर रहा है, उसको वार्म एंड कोल्ड में डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आता है कि अगर आपको याद, इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पे जो मैंने आपको कराया था कि जितने भी यहाँ पे बेल्ट होती है उनको इस साइड भी आपका हाई प्रेशर होता है और इस साइड भी आपका क्या रहता है? हाई प्रेशर। और बीच में क्या था आपके? क्या था? लो प्रेशर। याद है ना सबको? डायग्राम खोलो वो वाली। रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे भी हाई प्रेशर था, यहाँ पे भी हाई प्रेशर था, बीच में क्या था? क्या Low था? Low pressure. pressure. लो था। तो क्या होता है कि जब आपको मैंने विंड पैटर्न कराया था कि जब यहां से मींस हाई प्रेशर, जो मैंने कहा था कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर है तो वो क्या घूमेगा? Clockwise. क्लॉकवाइज।
और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में है तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जब जितनी भी ये विंड्स मैंने आपको कराई थी, इनको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, इनको बोलते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। जब ये पानी के ऊपर से चलती है तो उसके कारण जितनी भी ये विंड्स जो इसके ऊपर चलती है ओशन वाटर के ऊपर, और उसके कारण जो पानी मूव करता है उसको हम डिफरेंट करंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको कहा था कि इस तरह से जो आपकी जो विंड चलती है और इक्वेटर की तरफ आती है, उसके हिसाब से अगर आपका ये पोल एरिया है जहाँ पे पानी ठंडा था, और जब ये आपका ऐसे मूव करके मींस जहाँ पे गर्म वाटर है इक्वेटोरियल, गर्म पानी को जहाँ पे ड्रैग करती है यहाँ तक लेके आती है, बट जहाँ पे ऑलरेडी ठंडा पानी है, जहाँ पे ये पानी भी जाते जाते ठंडा हो गया है, तो जब वापस ये इस तरफ पानी लेके आती है विंड्स, उनको आपने बोलना है कोल्ड करंट, मींस जो ब्लू कलर के साथ है। कैनरी इसलिए है कि जहाँ पे कैनरी आइलैंड है। ठीक है, तो कैनरी करंट जो होती है वो कोल्ड है, बट जहां से जो इस तरफ मूव कर रही है विद द फोर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, उनको हमने क्या बोलना है, जहां पे इक्वेटर के पास जो होती है उसको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोलेंगे, क्योंकि नॉर्थ में, इक्वेटर के नॉर्थ में है। ठीक है, और जहां से जो मूव होके इस तरफ जाती है उसको हम बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। यहाँ पे क्या थी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्लियर है, और जहां से जो पानी ड्रैग हो रहा है इसको अगर तो वो अमेरिकन कोस्ट, हाँ अगर वो अमेरिकन कोस्ट तक है उसको अपने गल्फ स्ट्रीम बोलना है। जब वो अमेरिकन कोस्ट को क्रॉस करके यूरोपियन पार्ट में एंटर करती है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है खींचना पानी को। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। क्लियर है कि किस तरह से मूवमेंट हो रही है वाटर की विंड्स के साथ। क्लियर है जहां तक से वो जानिए, उसको वही वही नाम देना। तो ये कौन सा था, नॉर्थ इक्वेटोरियल वाटर था, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। यहाँ पे गल्फ के पास मूव कर रहा था इसलिए इसको गल्फ स्ट्रीम बोल दिया है। यहाँ पे यूरोप में एंटर कर दिया तो इसलिए इसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कर दिया। जब यही पानी वापस ठंडा होकर नीचे को आता है उसको हमने बोल दिया कैनरी करंट, जो कोल्ड करंट है कैनरी आइलैंड के पास। ठीक है, क्लियर है जहां तक? ओके, अब आ जाओ नीचे का जो हाई प्रेशर वाटर है, हाई प्रेशर एरिया ये बीच में लो है, जहां से ऐसे जब विंड्स मूव करती है जिसे हमने साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहा है, जहां पे एक आपका जो आर्कटिक एरिया, जहां से जब ऐसे जो विंड्स घूमती हैं उसके कारण जहां से जो पानी ड्रैग होके आएगा तो यहाँ पे क्या होएगा, ठंडा पानी है। जहां से इसको जब ऐसे ऊपर को लेके जाएगी विंड्स, उनको हमने क्या बोलना है, जहाँ पे वेनेजुएला करंट, क्योंकि यहाँ पे जो एक जो पार्ट है वेनेजुएला कंट्री, उसके कारण इसको क्या बोलते हैं, वेनेजुएला करंट, जो कोल्ड है। बट जहाँ पे आके इक्वेटर के पास जो साउथ है, अब इक्वेटर का कौन सा पार्ट है, साउथ, इसलिए इसको क्या बोल दिया फिर, साउथ इक्वेटोरियल करंट। क्या बन गई है, जहां से कोल्ड थी जहां पे आके क्या बन गई फिर, गर्म, क्योंकि ये इक्वेटोरियल पार्ट है। ठीक है, और जहां से जो पानी नीचे आएगा, मींस इस तरह से जो पूरी आपकी विंड्स घूमती है, अगर आप प्रेशर बेल्ट को देखो तो इसको हमने ब्राजील के पास से निकलती है इसलिए इसको क्या बोल दिया, ब्राजील करंट। क्लियर है? जी सर। यस सर। यहाँ पे फिर वैसे ही आ जाओ पैसिफिक ओशियन में, फिर वैसे ही आ जाओ। ठीक है, कि जहां तक जो ऐसे घूम रही थी, मीन हाई प्रेशर इस तरह घूम रहा है, सेम ऐसे। ठीक है, पूरा ऐसे, तो जहां तक जो ऐसे वाटर जाएगा वो गर्म होएगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल। ऊपर से जो घूमेगा उसको नॉर्थ पैसिफिक, और जब ठंडा होके वापस आएगा उसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैलिफोर्निया, तो इसको इसलिए क्या कैलिफोर्निया करंट बोलते हैं, जो ठंडी होगी। मीन्स जो पानी जहां से ऊपर को जा रहा है उसको आपने नोट करना है, उसको वार्म करंट बोलना है। जो पानी डाउनवर्ड आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा है आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसको आपने क्या बोलना है, कोल्ड, ठंडा, कोल्ड। रिपीट कर रहा हूँ, जो पानी नॉर्थ साउथ से नॉर्थ जा रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वार्म होएगा, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ टू नॉर्थ जा रहा है वो ठंडा होएगा। क्लियर है? क्योंकि जहां पे ठंडा पानी है वो साथ से। ठीक है, तो इसी तरह से आप सदर्न पार्ट पे आ जाओ, जहां पे ठंडे पानी मींस जो कोल्ड वाटर है, जहां से जो आपका ऐसे जो हाई प्रेशर ऐसे मूव करी विंड्स, जहां से जो वाटर को कैरी करेंगी उनको मानना है कोल्ड करंट। पेरू के पास चलती है तो इसलिए इसको क्या नाम बोल दिया, पेरू की कोल्ड करंट। ठीक है, क्लियर है? बट यहाँ पे हम साउथ इक्वेटोरियल पार्ट में आ गए तो इसको क्या बोल दिया हमने,
साउथ इक्वेटोरियल करंट। हाँ, और जब जहां से ये टर्न लेगी नीचे को, गर्म पानी है तो गर्म पानी नीचे टर्न लगेगा तो क्या आएगा जहाँ पे, फिर मैप को ऐसे जोड़ दो, ईस्टर्न ईस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, यही पानी जब नीचे जाएगा और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो अगर मैप को यहाँ पे दिखाया तो इसको हमने क्या बोलना है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, लेब्राडोर, यहाँ पे कनाडा का लेब्राडोर पार्ट है, जहां से पानी नीचे आता है उसको हमने बोलना कोल्ड करंट। ठीक है, लेब्राडोर की कोल्ड करंट, जहाँ पे दोनों मिक्स होती है, जहाँ पे सबसे ज्यादा फिशिंग ग्राउंड मिलते हैं, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी मिक्स होने के कारण जहाँ पे आपको सबसे बड़े फिशिंग ग्राउंड मिलते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे ग्रीनलैंड की कोल्ड करंट है, नॉर्थ अटलांटिक आपकी गर्म है, दोनों मिक्स होने के कारण सबसे ज्यादा जो फिशिंग मिलती है जहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको मिलती है। ठीक है, जी सर। ऐसे ही सेम इस केस में आ जाओ, जहां से जो पानी जाएगा उसको आपने बोलना है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जो ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है, क्योंकि इसको हमने बोलना है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड। जहां से जब टर्न लेगी तो साउथ इक्वेटोरियल, जहां से नीचे आएगी तो एग्लुहास करंट के नाम। ठीक है, तो पैटर्न आपको समझ आ गया ना, सबको क्लियर है कि कैसे आपने इनका नाम देना है। जहां से जो पानी ऐसे जो हाई आपका हाई मींस प्रेशर एरिया जब ऐसे मूव करेगा तो यहाँ से मूव होकर जो ऊपर को जाएगी कुरुशियो, जो ऊपर से नीचे आ रही है ठंडी उसको ओइशियो। क्लियर है? यस सर। और यहाँ पे Yes, जितना भी आपका कोई फ्रिक्शन नहीं है, जहाँ पे विंड सीधी तेज चलती है, उसके कारण इसको हम बोलते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। इधर से जो आती है उनको हम बोलते हैं ईस्ट विंड ड्रिफ्ट। क्लियर है? जी सर। yes, sir. यस। तो जहाँ भी मैंने आपको ऑलमोस्ट तरीका बता दिया कि कैसे करना है, बट यू आर मोस्ट वेलकम। आप में से कोई भी कभी भी किसी को जो कोई करंट समझ नहीं आ रही तो आप सबको मैं फ्री हैंड देता हूँ कि मुझे व्हाट्सएप करके कभी भी पूछ लेना। हाँ, लास्ट टर्म करा रहा हूँ, जब भी पानी ऐसे ऐसे गोल चक्कर में घूमता है, अगर वो क्लॉकवाइज है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और एंटी क्लॉकवाइज है सदर्न हेमिस्फेयर, तो इसको हम गायर बोलते हैं। ठीक है, GYRE। गायर का मतलब होता है when water is moving in a rotation। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके। क्लियर है गायर्स? जी जी जी। ठीक है, Yes, ये sir. गायर, ये भी ये सारे आपको इसको बोलते हैं नॉर्थ पैसिफिक गायर। ये नॉर्थ अटलांटिक गायर है, ये साउथ पैसिफिक गायर है, ये साउथ अटलांटिक गायर है, ये इंडियन ओशियनिक गायर है। ठीक है, क्लियर है? जी जी जी। Yes, अब sir. मैं आपको पेन एंड जो भी है नोट करो, एक कोई भी जना बच्चा चैट बॉक्स में मेरे साथ हेल्प करेगा लिखने में, तो मैं आपको फाइल यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपने सर शीट्स नोट करनी है। बोलो सर बोलो सर आप बोलो। ऐसे फोटो दिखा दो, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम। मैं डाल रहा हूँ, बच्चे नोट कर लेना। मैं आपको ग्रुप पे भी डालूंगा, इसलिए मैं किसी बच्चे को बोल रहा हूँ टाइप करना साथ साथ में। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर है ना आपका? जी सर बिल्कुल। मेरे ख्याल से तो ये अलग अलग ही है सारे। अच्छा, एक सेकंड, मैंने पेन पे डाउनलोड किया था।
बस 2 मिनट दो बच्चे, फाइल खुल रही है। ठीक है, चलो। ठीक है, ये देखो आपके पुरानी फाइल से, चलो यहाँ से मैंने आपको सिर्फ एक्सरसाइजेस दे देनी है। ये तो पहला चैप्टर आपका सेम है, कार्डोग्राफी की हिस्ट्री है, इसको यहाँ पे कोई बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉइंट 2 पे आ जाओ, पेपर चैप्टर 2 पे। ठीक है, चैप्टर 2 पे आपने एक ऐसा मैप बनाना है। ठीक है, और उसमें आपने कार्टोग्राफिक एलिमेंट्स लिखने हैं। मींस ये शीट ऐसी है कि आपने कोई भी मैप लेना, जैसे जहां पे तो मैंने इसकी एग्जांपल दे रखी है जलंधर के मैप की, कि कोई भी अगर मैप है तो उसका टाइटल आपने कैसे देना है, आपने नॉर्थ एरो कैसे देना है, आपने ग्रेटिकुल कैसे लिखना है। ठीक है, और आपने उनके लीजेंड्स कैसे देने हैं और स्केल कैसे देनी है, ये सारी चीजें, सोर्स कैसे देना है, तो ये आपके यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, कि कैसे आपने टाइटल, लीजेंड, स्केल, क्रेडिट्स, लेबलिंग, ठीक है, ये सारी एक शीट आपने ये बनानी है। ठीक है, इसको आप कर लो जहां पे एलिमेंट्स ऑफ मैप डिजाइन, पहली जो शीट है चैट बॉक्स में मैं लिख रहा हूं। ठीक है, काउंट करते रहना साथ साथ में। ठीक है, क्लियर है जी सबको? जी जी चलो, मैं एक कर दी आपको शीट, नंबर आप 2 पे आ जाओ, चैप्टर 3 में आ जाना। ठीक है, अब है कि कोई भी मैप को आपने उसको एनलार्ज कैसे करना, मीन्स बड़ा कैसे करना है, उसको छोटा कैसे करना है। ठीक है, उसके दो तरीके मैंने आपको दे रखे, जहाँ पे एक तो आपका जो ग्राफिक मेथड में स्क्वायर मेथड है, एक आपको बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स मेथड। आपने दोनों की एक एक एग्जांपल बनानी है। मीन्स आपने एक मैप लेना है ओरिजिनल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो स्क्वायर मेथड, ठीक है, एनलार्ज एंड रिडक्शन दोनों बनाने हैं आपने। शीट आपकी 2 और 3 बनेंगी। 2 और 3। चैट बॉक्स दिख रहा है ना? दिख रहा है? नहीं सर, फाउंडेशन लगे नहीं नहीं देखना नहीं है। देखो अब। हाँ जी फाउंडेशन लगे। ठीक है, 2 और 3 होगी आपकी शीट। अब आ जाओ नंबर 4 पे, जिसे हमने सिमिलर ट्रायंगुलर बोलना है। सर मैक्सिमम कितनी बनानी है? वो रुक मैं जाता है। काउंट कर रहा हूँ, 2 मिनट वेट कर लोगे प्लीज? मैं काउंट कर रहा हूँ, आपके साथ ही हूँ, देखो। ई एंड आर में तो एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन। ठीक है, दो जो सेकंड शीट होगी आपने स्क्वायर मेथड से एक मैप को लार्ज करना है। थर्ड जो शीट होगी उसमें रिड्यूस करना है। चौथी शीट में आपने सिमिलर ट्रायंगल लेना है, उसको एनलार्ज कर देना है। पंजवीं मींस फिफ्थ शीट होगी, उसमें आपने रिड्यूस करना है। ये एग्जांपल से जानते हैं। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। एक मैप था ओरिजिनल और ये स्क्वायर मेथड था। मींस आपने इस पूरे मैप को स्क्वायर के साथ कवर कर लिया। फिर आपने क्या किया, स्क्वायर का साइज बढ़ा दिया और उसी मैप को आपने वहां पे ट्रेस कर लिया। मींस अगर आज 7 नंबर ब्लॉक, ये बच्चे कौन है? पंकज बंद करो, मनमीत माइक बंद करो आप। ठीक है, चलो, थैंक यू। तो आपने क्या करना कि एक जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, आपने इस स्केल के हिसाब से जहां पे दे रखा फॉर्मूला, आपने बॉक्स को बड़ा करके जिस जिस बॉक्स में जहां से उतने ही बॉक्स जहां लेने हैं, पर बड़े साइज के लेने हैं, और पूरा मैप उतार देना है। एक मैप आपने ओरिजिनल लेके बड़ा करना है और एक उसी को छोटा करना है और साइज छोटे करके। ठीक है, तो 2 और 3 शीट ये होगी। नंबर 4 शीट पे आ जाओ। आपने ट्राइंगल लेना है और ज्यादातर जिसमें हम रिवर के या रोड के फीचर करते हैं, तो आपने क्या करना है, एक ओरिजिनल रिवर थी उसको एक बड़ा करना है एक मैप में, एक में उसको छोटा करना है। ठीक है,
क्लियर है जहां तक? बता देना मुझे। क्लियर ठीक है, है, क्लियर है। चलो अब कितनी शीट होगी? 5 होगी है ना। अब आ जाओ 6 नंबर पे। ठीक है, एक सिंपल ये वैसे डायग्राम बना ला। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इनमें से जो भी आपको ठीक लगेगी, इनमें से 2 डायग्राम बना लेना। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 6 नंबर जीपीएस सेगमेंट्स। ठीक है, जीपीएस होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, कि आपने कैसे जीपीएस को यूज करना और होता कैसे मोबाइल की तरह, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है चैप्टर में दे रखा है, तो पढ़ लेना। बट उसकी जस्ट एक डायग्राम बनानी है तो बनी हुई है, कोई ज्यादा नहीं टेक्निकल इसमें। ठीक है, अब आता है वेदर मैप, जो एक दिन आई थिंक मनमीत या पलविंदर भी पूछ रहा था। ठीक है, वेदर मैप्स क्या होते हैं और डेली कैसे पब्लिश होते हैं। तो आपने क्या करना है, एक तो वेदर मैप्स के सिंबल ड्रॉ करने हैं, शीट सिंपल शीट बनानी है। नंबर 7 कर लो, वेदर सिंबल्स। कुलविंदर आपने नोट कर लो मुझे कि इकट्ठा मैसेज बना के अभी देना है। जी सर, ओके। वेदर सिंबल, ठीक है, ड्रॉ करना सिंपल आपने बस इसको। ठीक है, जे साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन भी नोट कर लो, शीट नंबर 8। साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। सर इनकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है? बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, साथ में ही दी हुई है, सारा कुछ दिया हुआ है। 9 नंबर है सर वो। जो भी डायग्राम आएगी उसके साथ ही लिखा है। ठीक है, अब आ जाओ 9 पे। जे भी अगर बनाना तो बना लो, नहीं तो रहने दो, कोई बात नहीं है, इतना बहुत है, उसमें से 2 ही शीट बहुत है। अब आ जाओ इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदर मैप्स। ठीक है, कि आपने किसी वेदर मैप को क्या कैसे इंटरप्रेट करना है। आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है। ठीक है, वेदर मैप ये बना हुआ और उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, कि कहाँ कैसे प्रेशर दिखाया हुआ, देखो 1012 मिली बार। अगर ये इसका मतलब जो सर्कल में हाफ बना इसका होता है क्लाउड कवर। यहाँ पे दिख रहा है ना कि इसका हाफ, और ये डायरेक्शन दिखा रहा है विंड की। यहाँ पे इसको चार्ट को भी बनाना, आपने नोट कर लो इसको। ठीक है, वेदर मैप, वेदर सिंबल चार्ट 2, तब आपको समझा देगा। ठीक है, अगर फिर भी किसी को दिक्कत आएगी बनाने में तो मेरे से बात कर लेना। ठीक है, जी वेदर सिंबल चैप्टर 6। देखो चैप्टर 6 ही है ना। हाँ ठीक है, वेदर सिंबल चैप्टर 6 एंड 10 नंबर लास्ट शीट है, वेदर मैप इंटरप्रिटेशन। आपने सिर्फ उसी को उठाना है जो बना हुआ है बुक में। और जल्दी से स्पेलिंग गलत होगा ठीक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल दे रखी है, एक ये वाली जिसमें वेदर मैप जो 8:30 बजे का है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, और ये आपका सैटरडे 9 अक्टूबर 1971 का है एक एग्जांपल। ठीक है, ये साथ ही है, उसी का पार्ट है। और एक आपको ये मैप है दूसरा, मंडे 26 जुलाई 1971 का। ठीक है, सर दोनों कितना टाइम मिलेगा करने के लिए खत्म? कैसे मतलब कब तक सबमिट करनी है? बच्चे, नॉर्मल आपका जब भी पहला पेपर होगा उससे 10 दिन पहले। ठीक है, सर वो आप फिर डेट इंटीमेट कर देंगे ग्रुप में कि कब मैं तक कर करनी है? दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल कर दूंगा। ओके ठीक है, तो आपका 2 मैप है, दोनों में से एक आपने एग्जांपल बनानी है, तो टोटल 10 शीट्स हो गई हैं, तो 10 आपने बनानी है मिनिमम। ठीक है, इससे ज्यादा आपने दो वेदर मैप भी बनाने हैं तो आपकी मर्जी है। कुलविंदर मुझे अभी सेंड करो पूरा। जी सर। सर किस तरीके से करनी है, ऑनलाइन? बच्चे मैं आपसे पूछूंगा, देखो मेरे ख्याल से कोरोना के टाइम पे सबको बड़ी दिक्कत आ रही है, पैसे की भी सबकी, तो मैं कहूंगा कि अपनी अपनी फाइल लो, अच्छे से बनाओ, आपने पोस्ट नहीं करनी, मुझे स्कैन करके मेरे गूगल क्लासरूम पे अपलोड करनी है।
किसी भी बच्चे ने मुझे हार्ड कॉपी नहीं भेजनी। जिस टाइम आपका लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, कोरोना जी। बिल्कुल ठीक ठीक है, मतलब 80% नॉर्मल सी हो जाती है लाइफ की। आप जब भी ऑफिस आना है तो आपने वो कॉपी मुझे दे के जानी है यहाँ पे बाई हैंड। ठीक 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 है है, सर। पोस्ट जी नहीं करनी किसी ने भी, मुझे स्कैन करके अपलोड करनी है मेरे पोर्टल पे। जी रिपीट कर रहा हूँ कि आपने जो भी फाइल बनानी है उसको बाई पोस्ट नहीं भेजना, उसको अपने पास बना के रख लेनी है, बट उसकी मुझे स्कैन करके कॉपी भेजनी है, गूगल क्लासरूम पे आपने अपलोड करनी है। जब आपने फिजिकली कभी आना है तो आपने वो फाइल लेके आनी है। ठीक है, आपके सर वो पैसे जो बचाने हैं। सर वो जो पहले वाला बना हुआ गूगल क्लासरूम वही ना? मैं आपको बना के दूंगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, होगा सर तो भाई। अटेंडेंस जी का दे दो। ठीक है बच्चों, अब अटेंडेंस की मत टेंशन करा करो। जो बच्चे ला रहे हैं ना, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, तो आपकी अटेंडेंस समझ लो वैसे ही हो चुकी है, जो भी जी जितने भी आप ऑनलाइन हो। ठीक है, बिल्कुल आप बेफिक्र रहा करो और अच्छे से आपने पढ़ना है। आई होप। अच्छा, पहले मेरे बताओ, आपने कितने जनों ने फीडबैक मेरा फीसीपी का अभी तक सबमिट नहीं कराया? कराता सर असी तो उसी दिन। सबने दे दिए? कोई रहता है अभी? Yes, sir, it's done. ओके, मैं अटेंडेंस दे रहा हूँ अभी। कितने रिस्पॉन्स है अभी? 43 आई थिंक। इतने की बच्चे आ रहे हैं ना? इन्ने के है जी। चलो, पहले मैं ना पीसीपी का फीडबैक भेज रहा हूँ, अगर कोई रह गया तो कर दे। अटेंडेंस में अभी अब भेज रहा हूँ। ठीक है, मैंने वैसे लेक्चर बीच में कुछ रिकॉर्ड करे हैं, तो एक दिन बीच में मिस हो गया, मेरे से गलती से रिकॉर्ड नहीं हुआ। बट मेरे पास वैसे तो लॉगिन डिटेल सबकी है, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली काउंट कर लेता है। ठीक है, चलो। लो अटेंडेंस, आई थिंक आपका आज लेट होगी क्लास नेक्स्ट वाली। अच्छा चलो, शबनम ने आई थिंक 8 तक भेज दी है। शबनम, याद था बच्चे, जो 10 तक सारी भेज दो मुझे, है ना? कुलविंदर, आप ऐसे करो, ग्रुप पे डाल दो। शबनम डाल दे, कुलविंदर, कोई भी डालेगा। कुलविंदर डाल दोगे? सर मैं ग्रुप का एडमिन नहीं हूँ तो वो प्रॉब्लम है, मैं मैंने मैं बना लिया। ओपन कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, ठीक है सर, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके। हाँ ओके बच्चे। 10 है अंचल, 10 शीट है मिनिमम। पहले फीडबैक बताओ, कोई बच्चा कौन है जो रह गया है? फीडबैक किसने नहीं अभी तक सबमिट करी? ये फीडबैक है लिंक, और ये मैं अटेंडेंस का भेज रहा हूँ। साहिब, माइक ऑन करो, कोई क्वेश्चन है तो बताओ अभी प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग। सर मैक्सिमम शीट्स कितनी बना सकते हैं? बच्चे जितनी आपको लगे, अगर मैक्सिमम बनानी है तो 16 बन सकती हैं। ओके आप सर। देख लो, मिनिमम 10 तो बनानी है, जो मैंने नोट करवा दी है आपको। ठीक है, जैसे जो जीपीएस वाला है चैप्टर, उसमें 2-3 बन सकती हैं। और सिंबल्स अगर कहें तो 3-4 सिंबल चार्ट है तो वो भी बन सकते हैं। लास्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदर मैप 2 है तो 2 बना सकते हो वहां पे आप। ठीक है, हाँ जी सर। तो मिनिमम मिनिमम 10 है, मैक्सिमम आप चाहे 13, 14, 15 जितनी मर्जी बना। साहिब, अगर कोई और क्वेश्चन है तो बच्चे बताओ। नहीं सर, बस पता लग गया कैसे करना। ठीक है, आई थिंक बुक्स मिल गई हैं सबको, जहां तक मुझे पता है। नहीं मिल गया नहीं सर हाले टाइम। मिल गई सर। सर
सर वो जो फाइल में हॉरिजॉन्टल शीट्स बनानी होती है ना, तो अभी तो सारी शॉप्स वगैरह बंद है, तो फिर हम कोई भी शीट ले सकते हैं कि वही जरूरी है बनाना? कोई भी ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई बंद है ना। नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ले लो अगर मिलती है तो। मिलती है तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल बना दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जी सर। कोई क्वेश्चन और हो? 28 अभी स्टूडेंट है, कुछ भी अगर लग रहा है, आशीष बोलो। सर बुक्स यूसोल में से आके ले सकते हैं? बच्चे अब तो यूजुअली बंद कर दिया है सारा, मंडे तक तो बंद है वैसे ही। अभी मंडे रिव्यू होना है उसका। 10 केस आ गए थे ना, तो कंटेनमेंट जोन बना दिया था उसको, सील कर दिया उसको। एडम ब्लॉक, यूसोल बिल्डिंग एंड अरुणा चंद्र हॉल, ये तीनों ही अभी सील है। सर कर दिया सर फर्स्ट